डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रजिस्टेंसेस करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कार्बन रजिस्टर से पहले हमारे पास ये कुछ रजिस्टेंसेस मौजूद हैं। निक्रोम वायर हम इस्तेमाल करते हैं रजिस्टेंस के लिए। यूरेका वायर, कांस्टेंटन वायर जो है ये भी हम रजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे पास ये वायर्स मौजूद हैं तो फिर हम कार्बन रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वजह यह है कि रजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बाज़ जगहों पर हमें बहुत हाई रजिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ती है, जबकि इन वायर्स की रजिस्टेंस इतनी हाई नहीं होती। अलबत्ता यह है कि इनकी जो रजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज तक ये कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई शक नहीं कि तब्दीली नहीं आती। लेकिन फिर भी हम हाई रेजिस्टेंस के तौर पर हम इन वायर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम हाई रेजिस्टेंस के लिए अगर इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबाई की वायर इस्तेमाल करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसी जगह भी हमारे पास नहीं होती जहाँ पे इतनी लंबी वायर लगाएं और फिर हम उससे हाई रेजिस्टेंस का फ़ायदा लें। तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के लिए ये सूटेबल नहीं है, इसलिए कार्बन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन रजिस्टेंसेस इनकी रजिस्टेंस फिक्स होती है और फिर जितनी मर्ज़ी चाहे रजिस्टेंस के कार्बन रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। ये इनके क्या क्या फ़ायदे हैं कार्बन रजिस्टर्स के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बन रजिस्टर्स, नंबर एक तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है इनकी, फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई से हमें कोई सरोकार नहीं है। जो रेजिस्टेंस इस पर लिखी होती है वही रेजिस्टेंस होगी। दूसरा ये है ये स्मॉल इन साइज़ है, स्मॉल इन साइज़। तो हमने जहाँ भी इन्हें इस्तेमाल करना होता है बहुत कम जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने होते हैं, चैसिस बनी होती हैं, उनके ऊपर नंबर ऑफ रजिस्टर लगे होते हैं कार्बन के बने हुए, और ये बहुत कम जगह घेरते हैं। तीसरे नंबर पर ड्यूरेबल हैं। ड्यूरेबल यानी कि बहुत लंबे अरसे तक ये चलते हैं, ये ख़राब नहीं है। अब कार्बन रजिस्टर जो है वो इस तरह के होते हैं बनावट में, शेप में दिखाता हूँ। ये इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में रेजिस्टेंस है कोई कार्बन रजिस्टर। ये दो टर्मिनल बाहर निकले होते हैं, दो साइडों पे टर्मिनल निकले होते हैं, और ये कार्बन रजिस्टर। इनके ऊपर इस तरह जो है वो कुछ बैंड्स होते हैं, ठीक, कलर बैंड्स होते हैं लगे हुए, जिनसे हम इनकी रेजिस्टेंस को जो है वो पढ़ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये कलर बैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के ये बैंड इस पे मौजूद होते हैं इस तरह। और ये बैंड किस तरह होते हैं? कोएक्सियल, कोएक्सियल बैंड्स। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और इनका एक्सेस एक ही होता है, कोएक्सियल। ये बैंड जो है ना वो चारों तरफ, यानी कि ये समझ लेंगे ये कार्बन रजिस्टर है, इसके चारों तरफ इस तरह बैंड्स लगे होते हैं। तो ये कोएक्सियल बैंड्स होते हैं कि इनका एक्सेस जो है वो एक ही होता है। अब इसके ऊपर जो बैंड्स क्यों होते हैं, इस पर रेजिस्टेंस लिखी हुई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं साइज़ में, तो इसमें लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी ज़्यादा लिखाई नहीं हो सकती कि रिटन फॉर्म में ये रेजिस्टेंस इन पर मौजूद हो। इसलिए इन पर ये कलर बैंड्स लगा दिए जाते हैं और कलर बैंड से हम पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इन पर लिखी नहीं जा सकती, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, लिहाजा ये कलर बैंड्स होते हैं, इनकी वजह से हम रेजिस्टेंस पा लेते हैं। आमतौर पर इसमें मसलन ये 3 कलर बैंड लगे हुए हैं, इसके साथ एक चौथा कलर बैंड भी होता है। इस तरह एंड पर एक चौथा कलर बैंड होता है। ये कलर बैंड सिल्वर या गोल्डन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बाज़ कलर बैंड नहीं होता। ये चौथा बैंड जो है ये टॉलरेंस के लिए होता है। ये चौथा बैंड किस चीज़ को शो करता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस से क्या मुराद है कि जितनी ये मेजर्ड वैल्यू होगी, बैंड्स के ज़रिए हम जो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे
टॉलरेंस मुराद ये है कि ये इस मेजर्ड वैल्यू से कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मसलन सिल्वर की टॉलरेंस 10% है, गोल्डन कलर है तो टॉलरेंस 5% है। क्योंकि जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी ये 5, अगर गोल्डन बैंड है तो ये 5% ज़्यादा हो सकती है या 5% कम हो सकती है। अगर सिल्वर बैंड है तो इससे मुराद ये है कि ये 10% ज़्यादा हो सकती है या 10% कम हो सकती है। सिमिलरली कोई बैंड नहीं है, उसकी टॉलरेंस 20% होती है, यानी 20% ये मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये जितने भी कलर्स हैं बैंड्स के, इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। ये हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं और किस तरह हम ये वैल्यूज़ मेजर करते हैं। कलर बैंड्स की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ। ये एक चार्ट है, अब इसमें पहले खाने में कोई भी बैंड है, फर्स्ट बैंड हम इसे कह देते हैं, फर्स्ट बैंड। ठीक है, फिर है सेकंड बैंड, फिर है थर्ड बैंड। सिमिलरली चौथा खाना भी बना लेते हैं, ये है टॉलरेंस। ठीक है, चौथे बैंड के लिए टॉलरेंस। अब फर्स्ट बैंड में जो है जो कलर की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो लिखी जाती है। सेकंड बैंड की जगह भी कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है। थर्ड बैंड की जगह नंबर ऑफ ज़ीरोस या पावर ऑफ टेंस, इसे हम मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं, उतने नंबर ऑफ ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि पावर ऑफ टेंस। आगे है टॉलरेंस। अब इसमें जो बैंड्स हैं उनके नंबर हैं, ये 9 कलर हैं, 10 कलर बल्कि, तो उनकी वैल्यूज़ दी गई, ये आप लोगों ने याद करनी है। असल पहला कलर जो है यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है वो ब्राउन है, और तीसरा जो है रेड कलर है, ठीक है, रेड। और चौथे नंबर पे ऑरेंज। नेक्स्ट कलर जो है येलो, इसी तरह पे ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट कलर, और नेक्स्ट जो है वो ग्रे कलर है, और एंड पे एक और कलर है वाइट। ठीक है, और इनके कोड्स हैं, इन कोड्स की मदद से हमने इन्हें याद रखना है। इनकी वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी, कोड्स के ज़रिए हमने ये याद रखना है। अब पहला ब्लैक है, इसका नंबर 0 है। दूसरा ब्राउन है 1 2 3, येलो के लिए 4 5 6, ब्लू के लिए, वायलेट के लिए 7 8, ग्रे और 9 वाइट के लिए। ठीक है, ये कलर्स हैं, ये 9 नंबर तक, 0 से लेकर 9 नंबर तक ये कलर्स जो है वो आपने याद रखने। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। तो 0 से ये नंबर स्टार्ट होते हैं। ब्लैक के लिए 0 और फिर 1 2 3 4 अप टू 9। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर है जिसमें डिफरेंट कलर दिए गए हैं, तो उनकी हमने किस तरह रीडिंग किस तरह करनी है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है, फ़र्ज़ करें जैसा ये लगा हुआ है निशान कि ये ब्लू कलर है, ठीक है, पहला ब्लू है, और दूसरा ये रेड कलर है। यहाँ तीसरे की जगह हम ब्लैक के बजाय कोई और कलर ले लेते हैं, मसलन ऑरेंज ले लेते हैं कि ये ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर को, कलर तो नहीं है ऑरेंज मेरे पास, तो इसको हम ये कर देते हैं कि ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये कलर कौन सा है, ऑरेंज। ठीक है, और ये सिल्वर है, इस बैंड को हम कह देते हैं, चौथा बैंड सिल्वर है। अब हमने इसकी रीडिंग करनी है, क्या करेंगे, फर्स्ट बैंड की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड बैंड की जगह भी न्यूमेरिकल वैल्यू,
थर्ड बैंड की जगह नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक, या पावर ऑफ टेंस, ये मल्टीप्लायर है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। मसलन जहाँ पे 3 है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पावर ऑफ टेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड बैंड की जगह टॉलरेंस है। अब देखें पहला ब्लू है। अब ब्लू की मैग्नीट्यूड कितनी है, जहाँ पे आप देखेंगे ब्लू की मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे 6। सेकंड बैंड कौन सा है, सेकंड बैंड है रेड, ये रेड है, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, इसकी जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। और थर्ड बैंड जो है वहाँ पे जो पावर ऑफ टेंस लिखनी है। थर्ड बैंड है हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर है 3, तो 10⁻3, जहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁻3। अब जो टॉलरेंस है वो सिल्वर कलर है, टॉलरेंस यहाँ पे आ गई है 10%। सिल्वर कलर की टॉलरेंस 10%, गोल्डन कलर की लाइन है तो 5%, अगर कोई लाइन नहीं है तो आप वहाँ पे 20% लिखेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू बनती है, इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे 6 2 × 10⁻3 और ये ओहम में आएगा आंसर, प्लस माइनस टॉलरेंस है 10%। ठीक है, ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं 62 10⁻3 किलो होता है, किलो ओम, ठीक है, 62 किलो ओम प्लस माइनस 10%, यानी ये 10% 62 किलो ओम से 10% ये कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि रेंज इसकी है 10% कम से लेकर 10% ज़्यादा तक। इस तरह हम कलर बैंड के ज़रिए कार्बन की रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। इस रजिस्टर की याद ये रखना है कि पहले बैंड की जगह आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, दूसरे बैंड की जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, तीसरे बैंड की जगह नंबर ऑफ टेंस इसके साथ बढ़ा दें, 62 के साथ 3 ज़ीरोज़ लिख दें, या आप इसके पावर ऑफ 10 में ले जाएं तो 3 है जहाँ पे, तो ये पावर ऑफ 10 3 हो जाएगी। और टॉलरेंस फोर्थ बैंड है वो 10% यहाँ। इसी तरह हम एक और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कोई और कलर यहाँ पे ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे ये पहला कलर ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है, ठीक है, और दूसरा कलर हम रेड की बजाय इसको ऑरेंज कर देते हैं, और थर्ड कलर जो हमारे पास है ये वाइट है, थर्ड कलर वाइट है, और यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, फोर्थ बैंड नहीं है। अब क्या करेंगे, पहला है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे पहले बैंड की जगह। दूसरा बैंड ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू 3 लिख देंगे। लास्ट जो है वो वाइट है, वाइट की जगह पावर ऑफ 10 से लिखनी है, वाइट का नंबर है 9, तो पावर ऑफ 10 हो जाएगी 9। और कोई बैंड नहीं है, कोई बैंड नहीं है तो 20%, ठीक है, गोल्डन बैंड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, कोई बैंड नहीं है तो टॉलरेंस होगी 20%। तो अब ये वैल्यू लिख दें यहाँ पे, ये 5 3 × 10⁻9 ओहम प्लस माइनस 20%, टॉलरेंस प्लस माइनस 20%। अब इसे आप 10⁻9 क्या होता है, आप इसे वो प्रीफिक्सेस की सूरत में भी लिख सकते हैं। 10⁻9 जो है वो गीगा होता है, ठीक है, गीगा ओहम, और प्लस माइनस 20%। ये 53 गीगा ओहम से 20% कम भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस, और 20% तक ज़्यादा भी हो सकती है। ये तरीका है कार्बन रेजिस्टर्स को पढ़ने के लिए। ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इनके ऊपर कलर बैंड्स होते हैं, कलर बैंड्स की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बुक में चार्ट है, आप लोग वो चार्ट भी देख सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये और ये बहुत कम जगह घेरते हैं। अब ये जो फ़िक्रा है, जुमला है, इसे आप याद कर सकते हैं, किसी तरीके से भी याद करें। मसलन जहाँ पे इस तरह भी लिखा जाता है बाज़ औक़ात, ये B.B. रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट, गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट, ठीक है, ये
जुमला याद कर लें, सेंटेंस याद कर लें कि बीबी राय गोज ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट, तो यहाँ से ये नंबर आप याद कर सकते हैं। बी से पहला ब्लैक से शुरू होगा, ब्लैक ब्लू, राय यानी कि रेड ऑरेंज येलो, गोज से ये येलो और ग्रीन, और बी से जहाँ पे ब्लू है, बी से वायलेट, इस जी से ग्रे है, और वेस्ट के डब्ल्यू से वाइट है। ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। या किसी तरह कोई आसान सा जुमला बना सकते हैं, या इसमें ये भी लिखा जाता है बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये भी आप लिख सकते हैं कि बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, यानी ये बीबी राय गोज की बजाय जहाँ पे लिखें ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ से आप जुमला बना सकते हैं ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आगे एस, बी से वेरी, जी से गुड, और वेस्ट से डब्ल्यू से वाइफ। जिस तरह आपको इजी लगे आप याद कर सकते हैं। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, जो ये सेंटेंस याद कर लें या ये याद कर लें, बीबी राय गोज ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट, ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह आप इसे याद रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रियोस्टेट है। रियोस्टेट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या है? इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, कि हम इसे वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सामने आपको डिफरेंट कलर के रजिस्टर जो है वो दिखाए गए हैं, ये देख लें। करंट को कंट्रोल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यूज टू डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट इस्तेमाल हो सकता है। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यानी पोटेंशियल को कहीं पे डिवाइड करना हो, ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें कम पोटेंशियल चाहिए, तो हम इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए बेयर मैग्नीन वायर बाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर एक बेयर मैग्नीन वायर लिपटी हुई होती है, बाउंड की हुई होती है, और उसके टर्मिनल्स को बाहर निकाल लिया जाता है। मैग्नीन वायर हम इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस में ज़्यादा इजाफा नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल इजाफा होता है, जिसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके रियोस्टेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 2 फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, 2 आर फिक्स्ड, 2 टर्मिनल इसके फिक्स होते हैं। जैसा कि ये है, ये एक रियोस्टेट की डायग्राम है। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर इस तरह वायर माउंट की गई है, लिपटी हुई है। इसके ये 2 सिरे, 2 एंड्स बाहर निकाल लिए गए हैं, एक ए पर पॉइंट है और दूसरा बी पर पॉइंट है। ये 2 टर्मिनल इसके फिक्स होते हैं। अदर इज स्लाइडिंग कंटैक्ट, तीसरा कंटैक्ट भी है इसका, तीसरा टर्मिनल भी है जो स्लाइडिंग कंटैक्ट कहलाता है। ये देखिए ऊपर एक छोटा सा राड लगा हुआ है, इस राड के ऊपर ये कंटैक्ट है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसको हम ए पर भी ला सकते हैं, बी पर भी ला सकते हैं, और कहीं दरमियान में भी रख सकते हैं। ये सी कंटैक्ट कहलाता है, स्लाइडिंग कंटैक्ट। तो एक स्लाइडिंग कंटैक्ट है और 2 इसके फिक्स्ड कंटैक्ट होते हैं, ए और बी। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो लेंथ पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे टर्मिनल्स के दरमियान वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, और इस तरह उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इस तरह एक कॉइल है, इसकी 2 टर्न्स हैं। ठीक है, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। अगर हम इसे खोल लें लेंथ वाइज तो ये इतनी लंबी वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ को हम L1 कह देते हैं। इसी तरह एक और इसी तरह की वायर है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। अब ये देखिए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। अब इसको खोल दें तो इसकी लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी इससे, ये L2 लेंथ है। अब देखें किस लेंथ की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस जो है उसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू ρL/A, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जहाँ पर रेजिस्टेंस जो है लेंथ कम है, रेजिस्टेंस भी कम होगी। जहाँ पर L2 में लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, जब इसे खोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्न इस तरह लिपटी हुई है, जैसे जैसे खोलेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये लेंथ कम है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इस तरह जो रियोस्टेट है वो उसकी रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है कि सी कंटेक्ट के पर जो लेंथ है जितनी ज़्यादा हम करते जाएंगे रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें जी, इसको हम जब एज आ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो ये फीक होगी। ये रेजिस्टेंस का एक सिंबल है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये दो टर्मिनल है एंड पर। इस रियोस्टेट को समझने की ये सारी रेजिस्टेंस है उसकी, ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल, जहाँ पर इसका C टर्मिनल है, ये जो है C कंटेक्ट जहाँ पर। अब देखें A और B के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस मौजूद है, टोटल लेंथ मौजूद है। अगर हम A और C के दरमियान रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं, A और C के दरमियान, यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस होगी? C कंटेक्ट को अगर हम यहाँ पर रखें जैसे रखा हुआ है, तो जहाँ A और C के दरमियान ये वाले रेजिस्टेंस मौजूद है, जहाँ से लेकर जहाँ तक ये लेंथ मौजूद है, ये लेंथ यानी कि स्मॉल लेंथ है तो रेजिस्टेंस जहाँ तक कम होगी। C कंटेक्ट को हम जितने जैसे जैसे B की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये लेंथ में इजाफा होता जाएगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। इस तरह हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो आउटपुट टर्मिनल हैं वो हम A और C लेंगे, A और C लेंगे। अब C को अगर B पर ले आएँ, C टर्मिनल को जहाँ पर जब B पर ले आएंगे तो सारी लेंथ शामिल हो जाएगी, यानी कि टोटल लेंथ इसकी जो L है वो सारी शामिल हो जाएगी और अब रेजिस्टेंस जो है वो पूरी होगी और इसमें करंट कम हो जाएगा। इस तरह हम रेजिस्टेंस को वेरी करके C कंटेक्ट को A से B की तरफ जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होती जाएगी, यानी से 0 से लेकर R तक रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर A से B तक R है तो 0, यानी C कंटेक्ट को A पर ले आए तो 0 रेजिस्टेंस, जैसे जैसे आगे से स्लाइड करते जाएंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ये सर्किट डायग्राम हम इसके इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? एज आ वेरिएबल रजिस्टर, जहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी करनी होती है। ये A और C के दरमियान रेजिस्टेंस ली जाती है और इस तरह ये रेजिस्टेंस 0 से मैक्सिमम तक वेरी हो सकती है। पोटेंशियल डिवाइडर का जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है इसमें, उसको देखते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, ये वाला, इसके लिए ये रेजिस्टेंस वही है, यानी कि A और ये B पॉइंट है, A पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट ये A और B के दरमियान हम एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसका पोटेंशियल जो है V है। अब टोटल रेजिस्टेंस A से B तक कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस R है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के दरमियान इस वक्त कितना है? वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी पोटेंशियल को डिवाइड करना चाहते हैं। यानी कि A और B के दरमियान फ़र्ज़ कर लेते हैं A और B के दरमियान जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, ठीक है, अपनी तरफ से हम कंसीडर कर लेते हैं ये 12 वोल्ट है और हमें चाहिए 9 वोल्ट, 6 वोल्ट या 3 वोल्ट। तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ फिर C कंटेक्ट से ये पोटेंशियल हम C कंटेक्ट से लेंगे, ठीक है, ये C कंटेक्ट है और ये B कंटेक्ट है। अब हम C कंटेक्ट को B से A की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि C कंटेक्ट को फ़र्ज़ करें हम जहाँ से लेकर जहाँ पर ले आते हैं, A पर ले आते हैं, ठीक है। अब कितना पोटेंशियल होगा इसमें? ठीक, अब पोटेंशियल इसमें यानी ये 0 पॉइंट पर पहुँच गया है, बल्कि ये मैक्सिमम है कि C कंटेक्ट जो है A पर है और दूसरा टर्मिनल हम B से ले रहे हैं। B और A के दरमियान आ गया ना, B और A के दरमियान टोटल लेंथ मौजूद है, टोटल रेजिस्टेंस मौजूद है, तो पोटेंशियल भी V होगा, यानी कि 12 वोल्ट। अब हमें थोड़ा पोटेंशियल चाहिए तो हम C कंटेक्ट को ऊपर से नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे। फ़र्ज़ करें हम जहाँ पर ले आते हैं C कंटेक्ट को, जहाँ पर ले आते हैं, अब C और B के दरमियान कितने रेजिस्टेंस है? ये वाले रेजिस्टेंस मौजूद है और इसको हम स्मॉल r कह देते हैं, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और B के दरमियान, इसे हम VBC कह देते हैं, VBC पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये दो कंटेक्ट हैं, B है और ये C कंटेक्ट है।
और इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो पहले कैपिटल आर थी, अब स्मॉल आर हो गया, रेजिस्टेंस कम हो। जब रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर है कि आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम ए से नीचे की तरफ इसे स्लाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस ये आर की वैल्यू कम होती जाएगी बी और सी के दरमियान, और पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। तो मतलूबा पोटेंशियल हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि हमें अगर 6 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट के लिए हम सी कंटैक्ट को रेजिस्टेंस के सेंटर पर ले आएंगे, यानी ये रेजिस्टेंस का सेंटर है, ये वाला सी कंटैक्ट को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगी। रेजिस्टेंस आधी हो गई है, R/2 हो गई है, तो लिहाजा जो आउटपुट वोल्टेज है हमें वो भी VBC ये भी 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे तो मतलूबा पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, यानी कि ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम आउटपुट यहाँ पे B और C के दरमियान लेंगे। तो फार्मूला जो हमारे पास आएगा उसे देखते हैं कि फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, B = IR। ठीक है, ये R रेजिस्टेंस हमने रखी है कि B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है जहाँ से लेकर जहाँ तक ये R रेजिस्टेंस है, स्मॉल r है। ठीक है, और करंट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, करंट कितना है, यानी जब C कंटैक्ट हमने नहीं लगाया तो इस फार्मूले के मुताबिक V = IR, I = V/R है। ठीक है, ये करंट इसमें फ्लो करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस का ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, करंट इसमें सेम गुजरेगा और करंट वो I गुजरेगा। I करंट किस चीज़ के बराबर है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस V/R के बराबर। ये वैल्यू इसमें दर्ज करें तो ये VBC, B और C के दरमियान पोटेंशियल, I की जगह आप लिखेंगे V/R इंटू ये स्मॉल r। तो VBC = V इंटू R/R, स्मॉल r/R। अब देखें स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो VBC भी बढ़ता जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू कम करते जाएंगे तो VBC की वैल्यू भी कम होती जाएगी। क्योंकि स्मॉल r को जब जहाँ से B पर ले आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा R, जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि C कंटैक्ट जहाँ से उठकर इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये C कंटैक्ट है, ये B कंटैक्ट है, ये एक ही पॉइंट पर हैं। आप जब दोनों एक ही पॉइंट पर हैं तो पोटेंशियल 0 है, जहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम C को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर आ जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस जो स्मॉल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे B से A की तरफ जाएंगे तो B की R की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसलिए VBC की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये तरीका है रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करने का। तो रियोस्टेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, एज अ वेरिएबल रजिस्टर और इसको टू कंट्रोल द करंट। वेरिएबल रजिस्टर ये होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। ये पंखे के साथ जो हम लगाते हैं डिमर, जो स्पीड को कम या ज़्यादा करता है, ये रियोस्टेट तो नहीं है, लेकिन रियोस्टेट का भी यही काम होता है कि जैसे जैसे डिमर की नाब को हम घुमाते हैं, हम उसके रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं तो पंखा स्लो डाउन हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस कम करते हैं तो पंखा स्पीड अप हो जाता है। तो रियोस्टेट का भी यही काम होता है। और वेरिएबल रजिस्टर का एक सिंबल है, वो भी आप याद रखेंगे, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। ये 2 टर्मिनल हैं और इसके ऊपर ऐसे एक एरो हेड लगा होता है, इससे मुराद है ये वेरिएबल रजिस्टर है। अगर एरो हेड नहीं होगा तो फिक्स रजिस्टर होगा, और ये वेरिएबल रजिस्टर यानी कि आप रियोस्टेट को भी ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर आर हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स। हीट को सेंस करने वाले कंपोनेंट का जो नाम है वो है थर्मिस्टर। हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स आर कॉल्ड थर्मिस्टर। ये हीट सेंसिटिव, हीट को सेंस करते हैं, ये रजिस्टर थर्मिस्टर कहलाते हैं। कहाँ से किस चीज़ से बनाए जाते हैं? थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर सिरामिक्स, सेमीकंडक्टर सिरामिक्स
with oxides of some metal, with oxides of some metals, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड के साथ ये सिरामिक मटेरियल मिलाकर थर्मिस्टर बनाए जाते हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ये मिक्सचर मिक्स किए जाते हैं सिरामिक मटेरियल्स को कुछ ऑक्साइड्स के साथ, जैसा कि ये निकल ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड वगैरह वगैरह, तो जानते किस तरह के मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनके साथ सिरामिक मटेरियल्स मिलाकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इन्हें बेक किया जाता है। क्या किया जाता है? बेक जैसे बेकरी में बिस्कुट बनाया जाता है, उन्हें पकाया जाता है, तो इन्हें भी डिफरेंट भट्टियों में पकाया जाता है और डिफरेंट शेप्स में इन्हें ढाला जाता है। और जो इसकी शेप्स हैं थर्मिस्टर्स की, ये बीड्स मोती की सूरत में होते हैं, वाशर्स इस सूरत में, या राड्स की सूरत में ये बनाए जाते हैं थर्मिस्टर। ये राड की सूरत में है, वाशर की सूरत में है, या फिर बीड्स की सूरत में। इन्हें बहुत ही हाई प्रेशर पर बेक किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स। इनका अल्फ़ा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव से मुराद कि ये ऐसे रजिस्टर भी होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है कि अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसे बहुत ही लो टेम्परेचर्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन के 10 केल्विन तक ही ये मेजर कर सकते हैं। 10 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर है। इनकी मेजरमेंट के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है, उन्हें बहुत लो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें एज आ हीट सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेम्परेचर की जो चेंजेस होती हैं उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मतलूबा काम हम इनसे ले सकते हैं। मसलन फायर अलार्म जो हैं उनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पे ये हीट सेंसिटिव थर्मिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर सिरामिक मटेरियल्स को डिफरेंट ऑक्साइड, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, और बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर इन्हें बेक किया जाता है, डिफरेंट शेप्स में डाला जाता है, और ये फिर डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं थर्मिस्टर्स, और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज इतना काफ़ी है। थैंक्स।